मॉनसून सत्र का पहला दिन बेहद अहम रहा। सदन में इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश हुआ। गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग हुई। सरकार ने बताया कि राजधानी रांची में गुरुजी की स्मृति में संघर्ष स्थल पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है। विपक्ष मीडिया के सामने आया तो सूर्य हांसदा एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई। इन्हीं मुद्दों को समेटे हुए मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। विश्वगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए, ये अब तक झारखंड की जनता की मांग रही है, दिली ख्वाहिश रही है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, अब ये झारखंड की तमाम पार्टियों की भी मांग बन गई है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए शोक प्रस्ताव से शुरू हुई। सदन में विश्वगुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मशहूर पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर शोक जताया। इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए मात्र का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूँ। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने विश्वगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही उन्होंने विधानसभा परिसर में गुरुजी की मूर्ति लगाने का भी अनुरोध किया। जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी इसका समर्थन किया। तो वहीं जयराम महतो ने पारसनाथ पहाड़ी पर स्टैचू ऑफ रिवोल्यूशन बनाकर गुरुजी विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय जैसे महान विभूतियों की प्रतिमा लगाने का आग्रह किया। मैं मांग करता हूँ, हमारे संगठन मांग करती है, जो उनके जैसे नेता को आज भारत सरकार भारत रत्न से नवाजे, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जो भारत रत्न पाने के सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी दरख्वास्त करूंगा कि झारखंड विधानसभा के कैंपस में उनकी एक मूर्ति की बृहद एक मूर्ति की स्थापना यहाँ पर किया जाए। एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो। भवन निर्माण हो गए धार्मिक परियोजन के नाम पे। मैं चाहता हूं पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर एक स्टैच्यू ऑफ रिवोल्यूशन बनाई जाए, जिसमें गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, शिवा महतो, निर्मल महतो जैसे वीरों की मूर्ति पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर हो, क्योंकि वहां तो बहुत सारे भवन निर्माण हो ही गए हैं। तो गुरुजी को अगर सम्मान देना है तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की ऊंचाई पर दिया जाए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है, तो देश के वह जो अग्रिम पंक्ति है महापुरुषों की, जहां लोगों की कतार लगी है, उस कतार में मेरे भी लोग खड़े हों। उस माला का एक टुकड़ा ये भी है कि वो भारत रत्न है। तो इसीलिए एक आग्रह है कि भाई वो अगर उसमें से उनको सुशोभित किया जाए तो ये भी सब दिन उस चमचमाते हुए तारों का एक हिस्सा बने। स्वर्गीय विश्वगुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की यह जनभावना है, जिसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है। और मैं इस बात के लिए बहुत इत्मीनान हूँ कि विधानसभा जनता के विचारों का प्रतिबिंब होती है। अगर झारखंड की जनता की यह इच्छा है कि विश्वगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि फ्लोर पर विधानसभा के द्वारा एक सर्वानुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और ये सर्वानुमति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। गुरुजी एक सर्वमान्य नेता थे, सर्वगुण संपन्न नेता थे, और वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नेता थे। और निश्चित रूप से उनका लड़ाई, उनके संघर्ष, उनके सहनशीलता एक इतिहास का रचना करने का काम किया है।
और उनका संघर्ष के लिए आज पूरे झारखंड का ही पुकार है कि गुरुजी को, एक योग्य व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा जाए। और हम सब सहमत है, विपक्ष भी सहमत है कि गुरुजी को भारत रत्न से नवाजा जाए। रहे हैं एक झारखंड के लिए सो आवाज थे, तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो भी थे, राज्य के ये करने में, आंदोलन में उनका भी अहम योगदान था, तो उन पर भी विचार होना चाहिए कि विनोद बिहारी महतो को भी मिलना चाहिए। एक महतो को भी मिले तो अच्छी बात है। राज्य की जनता का जो भाव है उसको माननीय सदस्यों ने रखा है, तो सदन विचार करेंगे। वहीं मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार ने राजधानी रांची में भव्य स्मृति पार्क बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। स्मृति स्थल निश्चित रूप से बनेगा और एक समग्र राज्य के स्तर का स्मृति स्थल रांची राजधानी में बनाने का विचार है। जमीन चिन्हित करने की, चयनित करने की प्रक्रिया जारी है। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इस पर सहमति के उपरांत एक ऐसा स्थल बनेगा, संघर्ष स्थल, संघर्ष स्मृति स्थल, या जो भी बेहतर नाम सुझाए जाएंगे। हम लोग जनता से भी इस बात को मांगेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और वहाँ पर गुरुजी से जुड़ी हुई जीवंत स्मृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा कि राज्य की राजधानी में बाहर से आने वाले लोग भी इस बात को महसूस कर सकें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड की धरती से क्या लगाव था। मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही तो सिर्फ अनुपूरक बजट पेश किए जाने और शोक प्रस्ताव तक ही सीमित रही, लेकिन सदन के बाहर आकर विधायकों ने लोकसभा में सीएम को हटाने वाले संविधान के 130वें संशोधन, विधायक नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इससे साफ है कि झारखंड के मानसून सत्र में विपक्ष का गरजना और सत्ता पक्ष का बरसना कई बार सामने आ सकता है। तनय खंडेलवाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, और इस सत्र में जो आवाज़ें सुनाई दे रही है, जो मुद्दे हैं, वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही है। सूर्य हांसदा इनकाउंटर के मामले की गूंज है, नगड़ी में रिम्स 2 बनाए जाने की गूंज है, तमाम तरह के मसले हैं और इन मसलों पर विपक्ष मुखरता के साथ अपनी बात रखने के मूड में नजर आ रहा है। गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम मेहमानों के साथ हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जन सरोकार के, जो इस बार जिनकी आवाज़ सुनाई देगी, जिसकी गूंज सुनाई देगी विधानसभा में। पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ परवाज खान साहब हैं, आजसू के नेता। परवाज साहब, बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को जोहार। धीरज दुबे जी हैं, प्रवक्ता है जेएमके। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। अख्तर अली साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब आपका। और सागर कुमार जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, बहुत स्वागत है सागर आपका। पहले जो तमाम दल जिस पे एक मत हो रही है, एक राय है सबकी, उसी पर हम पहले तमाम लोगों से सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परवाज खान साहब से शुरुआत करेंगे। परवाज खान साहब, ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि पक्ष विपक्ष एक मुद्दे पर सहमत हो जाए। गुरुजी को भारत रत्न दिए जाने की वकालत जितना पक्ष कर रहा है, विपक्ष भी उसमें उतनी ही आवाज़ मिला रही है। सारी देखिए, आजसू पार्टी हमेशा झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए और उनके एक अस्मिता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है और सजग रहा है और हमेशा एक आंदोलनकारियों के लिए हमेशा उनके प्रति रहा है कि उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। श्रद्धेय गुरुजी एक अग्रणी रूप से झारखंड के आंदोलन में एक भूमिका था। कॉमरेड ए.के. रॉय, बाबू विनोद बिहारी महतो जी, इन सबों ने मिलकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को झारखंड कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से झारखंड राज्य का आंदोलन को कुचला जा रहा था, उसको एक मिल के ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पे एक राजनीतिक दल बनाए ताकि झारखंड के आंदोलन को गति मिले। और उसमें जाहिर सी बात है, एक शिबू सोरेन जी, गुरु जी एक योद्धा के रूप में थे, झारखंड के सृजन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के आंदोलनकारियों को उचित सम्मान मिले। और ये आज सदन में भी पक्ष विपक्ष सारे एक स्वर में बोले
कि गुरुजी को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए और हम लोग भी उसके पक्षधर है कि वो वाकई में मिलना चाहिए। लेकिन गुरुजी को अगर अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी तो इस सरकार को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि गुरुजी, आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने सदन में भाषण दिया श्रद्धांजलि देते हुए, उन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया गुरुजी के बारे में, जो हम लोग सारे लोग जानते भी हैं कि गुरुजी महाजन्मी प्रथा से लेके शोषण के खिलाफ लड़ते हुए एक अपने दिसुम गुरु शिबू सोरेन बने, साथ साथ में उस तरह का। लेकिन गुरुजी का सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे अगर सबसे ज़्यादा प्रहार, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए गुरुजी माननीय मुख्यमंत्री बने भी थे तो उनका एक ही सोच था कि शराब बंदी हो जाए। लोग जो हड़िया बेच के भी जीविका चला रहे थे उसको चाह रहे थे कि मुख्य धारा पे आए और ये सब चीज़ ना बेचे। लेकिन इसमें अगर सरकार को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो एक स्पेशल कैबिनेट बुला के सरकार को चाहिए घोषणा करे कि राज्य में सबसे पहले माननीय गुरुजी के सपनों को देखते हुए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए राज्य में पूर्णतः शराबबंदी करे। चलिए सागर का रुख करते हैं। सागर, जो सवाल था प्रवास साहब से, अभी तमाम मेहमानों से यही सवाल हम लेंगे कि पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए, इस पर एक मत नजर आ रहे हैं। नक्षत्र के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। जहाँ तक बात है शिबू सोरेन जी को भारत रत्न देने की, तो आज झारखंड विधानसभा का सत्र के प्रथम दिन ही जेडीयू ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। हमारे पार्टी के विधायक सरयू राय जी ने भी सदन में यह बात कही है कि शिबू सोरेन जी का जो योगदान है समाज में और राजनीति में, उसको देखते हुए राष्ट्रीय क्षितिज पर खड़े पंक्तियों और व्यक्तियों के साथ उनका भी नाम हो, चाहे वो भारत रत्न देकर हो या कोई अन्य चीज़ से हो, ये होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत स्पष्ट हो गया कि भारत रत्न उन्हें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होगी और हम इसके लिए इस मांग के साथ भी हैं। और आप देखेंगे कि शिबू सोरेन जी मतलब झारखंड आंदोलन की वो लड़ाई लड़े और वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जिस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई बिखर गई, उसके नायक कहे जाने वाले लोगों ने जब उस लड़ाई को अधूरा छोड़ दिया तो वहाँ से श्रद्धेय शिबू सोरेन जी ने उसको टेकअप किया, समेटने का काम किया और फिर से एक मजबूत नेतृत्व खड़ा करके और झारखंड लेने का काम किया। और जो उन्हें एक संकल्प उनका था समाज में सुधार को लेकर के, वो उन्होंने हमेशा करने का काम किया। इसके लिए हमेशा अथक प्रयास उनका होता रहा और देश के राजनीति को और झारखंड की राजनीति को विभिन्न सदनों के सदस्य रहते हुए उन्होंने प्रभावित करने का काम किया। और निश्चित रूप से आज हम लोगों के बीच में नहीं है, हमारी उनके प्रति बहुत आस्था है और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित हम करते हैं। हम लोगों ने उनके साथ काम नहीं कर पाया, हम लोगों की उम्र नहीं थी, हम लोगों का जन्म भी उस समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ यह ज़रूर है कि हम लोगों ने उनके बारे में सुना, उनके बारे में जाना, उनके बारे में पढ़ा, तो हमें यह लगता है कि एक महान विभूति थे। और जिस तरीके से देश में जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, जिन्हें अपने मनोबल के लिए, जो अपने योगदान के लिए और अपने कार्यों के लिए जाना जाता है, उसी तरह न केवल झारखंड के लोग, पूरे देश के लोग शिबू सोरेन जी के पराक्रम को जाने, शिबू सोरेन जी के व्यक्तित्व को जाने। और इसके लिए केवल भारत रत्न ही नहीं, कुछ भी ऐसा जो केंद्र की, चूँकि ये एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत की सरकार को देना होता है, उन्हीं को निर्णय लेना है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये कुछ ऐसा ज़रूर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, दोनों सामूहिक प्रयास करके ऐसा ज़रूर हम लोग करें कि शिबू सोरेन जी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। चलिए अख्तर अली साहब। मैं सबसे पहले तो शिबू सोरेन जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए और जिस तरह से आज सदन में सभी दल ने, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने शोषित वंचितों की आवाज़ शिबू सोरेन जी के लिए जो भारत रत्न का मांग किया है, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जब उनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन से कि शिबू सोरेन जी को भारत रत्न दिया जाए। और भारत रत्न ही नहीं बल्कि उसके बाद में झारखंड सरकार जो भी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उनका भी नामांकन, यूनिवर्सिटीज़ भी उनके नाम से अभी जो 7 यूनिवर्सिटी बनना है उनमें भी कई नाम उनका जोड़ना चाहिए, उनके नाम से होना चाहिए थी।
और होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसका मांग भी किया है कि जो आने वाले समय में जो 7 नया यूनिवर्सिटी होगा उसमें शिबू सोरेन जी का नाम से भी हो। और शिबू सोरेन वो शख्सियत थे जिन्होंने आदिवासियों को महाजनों से, साहूकारों से छुटकारा दिलाने का बहुत ही लंबा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया था और उसी का परिणाम है। हम लोग तो उनका जीवनी उस वक्त उतना नहीं जाने थे, लेकिन जब उनका बायो तमाम चैनलों में जब चलने लगा, कई एक विद्वान लोग सामने आकर के उनकी जीवनी जब बताने लगे, तो मैं ये कहता हूँ कि बिरसा मुंडा के बाद में वो 20वीं सदी के महानायक थे, तो 21वीं सदी के अगर महानायक अगर कोई है तो शिबू सोरेन जी थे आदिवासियों के लिए। जिस तरह से उस वक्त का बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और धनबाद के डीसी जब मिलने गए थे और जो वाकया हुई थी उस बीच में मिलने के बाद जो उनको बता करके भेजा गया था कि शिबू सोरेन ऐसे हैं, लेकिन जब उनसे मिले तो मिलने के बाद में उन्होंने जो सरकार को रिपोर्ट किया था, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये महानायक है, लोगों समाज में जागरूकता पैदा कर रहा, आदिवासियों के अंदर में जो बुराइयां हैं शराब का उससे छुड़ाने के लिए, जो पढ़ नहीं रहे उनको पढ़ाने के लिए रात्रि में वो पढ़ाने का काम करते हैं, एकजुट कर रहे हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। जो उन पे शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ वो मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं। तो इसी में महाजन साहूकार लोग उनके विरोध में और प्रचार प्रसार करके उनको गलत ठहराने का कोशिश करते हैं। जब ये बात सरकार तक गई, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बहुत इम्प्रेस्ड हुई थी इस बात से कि एक ऐसा जननायक आदिवासियों के बीच में है जो काम कर रहा है। फिर उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया गया, वो आए और फिर लोगों के बीच में आए, वरना उस वक्त ये स्थिति था कि साहूकार महाजन उनका इनकाउंटर कराने के लिए बहुत ही धन और बल लगा चुके थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आज हम सबके बीच में है। ऐसे महानायक के लिए, जननायक के लिए भारत रत्न होने ही चाहिए। और संसद में भी जिस तरह बिरसा मुंडा के बगल में उनका भी एक स्टैचू बने या तस्वीर वहाँ पर लगा के सम्मान दिया जाए। आज जयराम रमेश ने जो मांग किया है कि पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, वाकई में वहाँ पर भी उनका भव्य स्टैचू लगना चाहिए। और हमारे मंत्री, नगर विकास मंत्री ने जो घोषणा किया है कि रांची में एक स्मारक स्मृति भव्य बनाया जाएगा, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। धीरज का रुख कर लेते। धीरज, ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है आज सदन में। अमूमन ये होता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन आज एक मत नजर आया है, पक्ष विपक्ष सभी इस बात की वकालत कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक नेता की अगर बात होती है तब पक्ष और विपक्ष होता है सारिक जी, लेकिन जब बात होता है नायकों का तो उसमें मुझे लगता है कि कोई पक्ष और विपक्ष नहीं रहता है। आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाए, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो जो उनके नाम पर कोई आपत्ति कर सकती है। इसी रूप में अगर हम आज का ये देखें तो सारे दल, सारी पार्टियां इस बात से सहमत है कि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न देना चाहिए। और ये तब और पुख्ता हो जाता है जितने लोग अगर नेमरा गांव गए होंगे, और नेमरा गांव जाने के बाद जो पहाड़ों के बीच में एक बसा हुआ छोटा सा गांव, छोटी सी बस्ती, और उस समय का दौर याद किया जाए कि जब हम 20वीं शताब्दी में के अंतिम में चल रहे थे, 1975 और 1980 का दौर, जब पगडंडियाँ हुआ करता था, जाने आने का साधन नहीं हुआ करता, साथ बिजली नहीं होते थे, खंबे नहीं हुआ करते थे। उस समय वहाँ का एक गरीब परिवार का लड़का अपने पिता के साथ हुए घटना को मन में लिए और समाज के कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का साहस करने के लिए हिम्मत जुटा दिए, और कहाँ नेमरा से निकलकर पूरे झारखंड, संथाल, कोल्हान, गिरिडीह का टुंडी इलाका, धनबाद इलाका, निरसा इलाका, ये सब पूरे एरिया में घूम घूम कर आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए अगर काम कर रहे हो और काम किया हो,
तो भारत रत्न देने की तो सारी योग्यता को उन्होंने पूरा किया है। झारखंड का निर्माण किया, यहाँ के आदिवासियों के हित के लिए, यहाँ के मूलवासियों के हित के लिए, झारखंडियों के हित के लिए, और उनके द्वारा समाज हित में रात्रि पाठशाला चलाया जाता था। बच्चों को बोला जाता कि पढ़ाओ तुम बच्चों को। रात में पाठशाला के माध्यम से पाठशाला खोला गया, बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। शराबबंदी उनकी एक बहुत बड़ी पहल थी कि जो नशे के लत में, हड़िया दारू के लत में चले जाते थे नवयुवक, उनको जागरूक किया जा रहा था, प्रेरित उनके द्वारा किया जा रहा था, उनके लोगों के द्वारा किया जाता था, समूह के द्वारा किया जाता था कि आप नशे के कारोबार और नशों से दूर रहें। बाल विवाह पर उन्होंने चेतना जगाने का काम किया, उसको प्रतिबंधित करने के लिए और उसके खिलाफ आंदोलन उन्होंने चलाना, उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। महाजनी प्रथा के बारे में जो अभी चर्चा हो रही थी, गरीब परिवार का परिस्थिति का फायदा उठाकर सूदखोर जो थे, महाजन थे, वो पैसे तो देते थे गरीब परिवार को कि चलिए आपकी बीमारी में आप इलाज कर लीजिए, बेटी का शादी है, लीजिए पैसा आप इलाज कर लीजिए। इसीलिए उन्होंने शादी ब्याह में भी खर्च के लिए आवाज़ उठाई थी कि शादी ब्याह में कम से कम खर्च हो, ऐसा ना हो कि समाज के बंधन में आकर आप सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दिखावा करने के लिए, या फिर ताम झाम के चक्कर में आप वो कर्ज के तले दब जाएं और आपका जो जमीन है वो महाजन के पास गिरवी हो जाए और बाद में उसको आपका जमीन को हथिया लिया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि विवाह में जितना कम हो सके उतना खर्च करो। बाल विवाह पर उन्हें रोक लगाया। महाजनी प्रथा, पैसे देते थे गरीबी में और ज़मीन को हथिया लेते थे बाद में जब उनका सूद नहीं, मूलधन से कई गुना सारिक जी सूद हो जाया करता था और उसके बदले वहाँ महाजन जो होते थे, सूदखोर जो होते थे, वो गरीबों को, आदिवासियों की ज़मीन को लूट लेते थे। सामूहिक खेती के लिए उन्होंने प्रयास किया कि अगर आप अकेले नहीं सक्षम हैं, नहीं अगर कर पा रहे हैं तो सामूहिक खेती कीजिए। सामूहिक इन द सेंस कि आप जब अपने खेत में जाएं तो आपके आसपास के गांव के लोग उनको खेत में मदद करें। उनका जब खेती होने लगे, एक दूसरे व्यक्ति का होने लगे, तो बाकी के गांव वाले लोग उसको मदद करें। कोई हल बैल दे दे, कोई जाके रोपाई में साथ में रोपा में भागीदार बन जाए। तो इस तरह से उन्होंने सामूहिक खेती को भी अपने समाज में जो है सो प्रचलित करने काम किया था। पशुपालन और अकिल अखाड़ा चलाते थे। पशुपालन के माध्यम से कैसे आदिवासी समाज को मजबूत किया जाए, गाय, बैल, बकरी, भेड़, ये सब पालन करने के लिए, मुर्गी पालन करने के लिए, क्योंकि उस समय यही सब धन हुआ करता था। आज हम लोग कैश फ्लो को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन एक समय था जब सोना, चांदी, जेवरात को, जमीन को और खेती को सबसे बड़ा धन माना जाता था। कहावत था कि उत्तम खेती मध्यम बान, और नौकरी को तो सबसे खराब माना जाता था। तो वो उस समय की बात हो रही थी। अकील अखाड़ा के माध्यम से उन्होंने जागरूक करने का काम किया। और ये 2023 का एक लेटर पैड में दिखा रहा हूँ। हमने उस समय मांग किया था 2023 में कि गुरुजी के पुस्तक को झारखंड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, बल्कि यहाँ की जितनी सरकारी लाइब्रेरी है, यहाँ के विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरियाँ हैं, वहाँ भी इस पुस्तक को रखा जाए। इसलिए कि जैसा हमारे जदयू के साथी सागर जी कह रहे थे कि गुरुजी के को भारत रत्न मिलने में किसी को आपत्ति नहीं है, और हमारे विधायक सरयू राजीव ने भी इस पर सहमति जताया है। हम लोगों ने उनकी राजनीति को नहीं देखा, उनके संघर्ष को नहीं देखा है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे थे। जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी में 2000 के बाद जन्मे बच्चे, या कह सकते हैं 1990 के बाद जन्मे बच्चे, जब उन्होंने होश संभाला तो गुरुजी के संघर्षों को नहीं देखा। उन्होंने उनके बारे में सुनी सुनाई बातों को सिर्फ सुना, एक पुख्ता उनके पास जानकारी नहीं है। जब मैंने 2023 में अनुज सिन्हा जी की बुक पढ़ी थी, मैं नाम लेना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा, ये किताब है अनुज कुमार सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। इस किताब को जब कोई भी एक झारखंड का व्यक्ति पढ़ेगा, खासकर आदिवासी समाज का अगर व्यक्ति पढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि गुरुजी को वो भगवान से कम नहीं मानेगा। और हमने परिस्थिति का जिक्र किया कि निमरा के छोटे से गांव से निकलकर पूरे झारखंड को अपना घर मानते हुए जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया था कि नहीं, हम तो झारखंड लेंगे, हम तो आदिवासियों के बीच चेतना को जगाएंगे, आदिवासियों को जागरूक करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। उनके लिए उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम चलाया, उनको जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता आंसू के बता रहे थे कि उनके खिलाफ जो है सो सूदखोर और महाजन साजिशें किया करते थे कि कैसे इनकी हत्या करा दी जाए।
प्रयास भी किया गया। एक बार चलती गाड़ी के साथ उन्होंने नदी में छलांग लगाई थी और वो नदी पूरी तरह से उफान पर था। अगर वो नदी में नहीं छलांग लगाते तो सूदखोर के हाथों मारे जाते, और चमत्कारिक तरीके से उस नदी से वो बच के निकले थे। तभी से उनको लोग एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में जो है अपने समाज में समझते थे। तो ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, झारखंड को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है, समाज के उत्थान में काम किया है, वैसे व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलना चाहिए? सिर्फ चुनाव के समय चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न की घोषणा थोड़ी होनी चाहिए। ये देखना पड़ेगा कि किसने समाज को सशक्त किया, किसने उस समाज को सशक्त किया जो सबसे अंतिम तबके पर था, जिसका कोई भी तारनहार नहीं था, कोई उसको सशक्त करने के लिए प्रयासरत नहीं था। उस समय में विपरीत परिस्थिति में एकत्रित बिहार में गुरुजी ने जो काम किया है, वैसे व्यक्ति को तो भारत रत्न का माने हम लोग को मांगना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जीवन काल को देखते हुए केंद्र सरकार को तो ऐसे ही उनको भारत रत्न देना चाहिए। और भारत रत्न उनके लिए एक गौरव, एक सम्मान का विषय होगा कि ऐसे व्यक्ति को मिला। और हम लोग युवाओं के लिए भी, जब हम तो बोलते हैं, एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे कि अनुज कुमार सिन्हा का ये किताब अगर कोई भी पढ़ेगा तो उससे जो प्रेरणा मिलेगी। आज हम लोग बोलते हैं राजनीति में सारिक जी कि संसाधन की कमी है, पैसे का अभाव है, कहाँ मध्यम वर्गीय का बच्चा जो है सो राजनेता बन पाएगा। लेकिन उस समय उन्होंने तय किया था कि समाज को सुधारने के लिए, समाज को नेतृत्व करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए किसी संसाधन का जरूरत नहीं है, कोई आपके पास पैसे की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी चावल और 1 रुपए उनके अभियान का हिस्सा होता था। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से जब वो आंदोलन चलाया करते थे तो वो इस तरह से लोगों से जुड़ते भी थे, लोगों से सहयोग लेते थे और आंदोलन को तेज धार दिया करते थे। तो एक बार पढ़ा जाना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा, और सरकार इस रूप में काम भी कर रही है कि अब उनके जीवनी को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एकाध कक्षा में शामिल करने से उनकी पूरी जीवनी पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता है। मुझे लगता है कि हर एक अल्टरनेट क्लास के बाद कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 तक या 11वीं 12वीं तक में भी उनके पाठ्यक्रम को शामिल कराना चाहिए। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता का जवाब भी हम देना चाहेंगे कि उनकी एक हार्दिक इच्छा थी, वो नशाबंदी, शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाया करते थे। शराबबंदी के खिलाफ आप समाज को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन अगर शराबबंदी आपने कर दिया तो आप स्थिति देखिए गुजरात का और स्थिति देखिए आप बिहार का, जहां भी 2 राज्यों में शराबबंदी हुई है। वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां पे सूखे नशा का कारोबार बढ़ गया है। गांजा का, चरस का, अफीम का एक सॉल्यूशन आता है सारिक जी, जिसको टायर चिपकाने वगैरह में काम किया जाता है, सनफिक्स, उसको प्लास्टिक में डाल के और बच्चे जो हैं उससे नशा करते हैं। तो सूखे नशे का इतना ज़्यादा अधिकता बढ़ जाता है कि एक तो राजस्व को भी नुकसान, दूसरा कि जो मानव सभ्यता है उसको भारी खतरा होने जा रहा है इससे। और बिहार का आप रिकॉर्ड जब उठा लेंगे तो शराबबंदी में फंसता कौन है? शराबबंदी का मैक्सिमम जो केस है और जो जेल में बंद लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। आदत लग गई है, आदत छूट नहीं रही है, मजबूरी में, ब्लैक में, महंगे पैसे में। और सबसे मजा जानते हैं किसका है? मजे में वो है जो सत्ता में है, प्रशासन को और सत्ताधारी लोग को, वो मजे में, उनके कार्यकर्ता मजे में है, ब्लैक में जो है शराब बेच रहे हैं। इस पे हम लोग चर्चा गुजरात में नहीं, एक छोटा सा और विषय बता देते हैं। पोर्ट पर बंदरगाह पे कईयन टन जो है सो ड्रग जब्त हुआ था। चलिए, तो मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन जो आवाज़ सुनाई दी है पक्ष विपक्ष की तरफ से, गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे थे। और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात करते हैं। और हम चलेंगे परवाज साहब के पास। परवाज साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से, जैसे नगड़ी में रिम्स 2 को आज लेकर चंपई सोरेन ने जिस तरह से बयान दे दिया है, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग आप लोग कई मुद्दों पर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी शोर मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में सुनाई देने को मिल सकती है। देखिए, बहुत सारा शोर नहीं है, जो जनता की आवाज़ है विपक्ष उसी को उठाता है सारी। और जहाँ जहाँ है, आप देखिए झारखंड में आप देखेंगे, अभी सरदे गुरुजी के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने किसानी को जिस तरह से प्रोत्साहित किया था। तो झारखंड का जब हम लोग जब बिहार के हिस्सा हुआ करते थे, जब झारखंड राज्य अलग का आंदोलन था, तो आप देखेंगे झारखंड में
हमारे जो पूर्वज हैं झारखंड में, वो ठूठगढ़ी करके कृषि योग्य भूमि बनाए हैं। क्योंकि कृषि के लिए जो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है उस तरह से सपाट जमीन नहीं है, कृषि योग्य भूमि बनाना। और कृषि योग्य भूमि को अगर अधिग्रहण करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए, जो माननीय सरदेव गुरु जी का भी जो सपना था कि किसानी हमेशा चलती रहनी चाहिए, तो किसानों को हक मारने वाला था। तो इस चीज़ पे तो बात होगी सदन पे, इस पे मुद्दा भी आएगा, बात भी होगी, और इस पे आदमी सड़क पे भी उतरेगा, प्रदर्शन भी करेगा, क्योंकि बात किसानों की है। और बात यहाँ पे है कि अपने पूर्वजों द्वारा जो ठुठगरी करके बनाया गया ज़मीन, वो समतल ज़मीन, खेतिहर ज़मीन को लूटने से बचाने के लिए। और आप अभी और साथ साथ में आपने देख रहा है कि अभी जो एक मामला चल रहा है हांसदा साहब के लेके, तो अब पुलिस का भी आप वर्सन को देखिए कि पुलिस का जो बात है जो पब्लिक डोमेन में है, वो किस तरह से भ्रमित करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जो जनता की मुद्दा है वो विपक्ष पूछेगी और सत्ता को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम विपक्ष में है तो विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका है और जनता के लिए प्रति दायित्व भी है। और इसमें ओवरऑल जितना भी जो मुद्दा आएगा उसमें शोर शराबा नहीं होता। विपक्ष यही चाहता है कि उसको बात को पूछे और सत्ता इसका जवाब दे। अगर सत्ता ने घोषणा किया है कुछ चीज़ को लेके तो उसको धरातल पर लाने के लिए विपक्ष जोर देगा ही। धीरज जी से जवाब लेते। धीरज, कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास इस बार। सूर्य हांसदा का जिक्र किया, रिम्स 2 का जिक्र किया, और तमाम मसलों पर जवाब सरकार से, सकारात्मक जवाब के उम्मीद में है विपक्ष। धीरज, देखिए, रिम्स 2 का जो मामला है, जैसा कि उन्होंने बताया कि रिम्स 2 खेती योग्य ज़मीन है, पहले खूटा डंटी करके ही खेती किया जाता था। लेकिन मेरा कहना सारिक जी की राजधानी है, इस राजधानी से अगर आसपास के इलाकों में अगर आप रिम्स 2 नहीं बनाएंगे और बहुत दूर आप अगर इसका निर्माण करने चले जाएं, तो जो वहाँ मरीज को जाने में परेशानियाँ होंगी, आवागमन में जो दिक्कतें आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कतें आएंगी, उस समस्या का शायद आकलन भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कहना है कि कोई भी झारखंड में आप जमीन चले जाइए, चाहे वो सरकारी गैरमजरूआ जमीन जहाँ भी हो, गांव में छोटा छोटा खेत के रूप में हो या बड़े प्लॉट के रूप में, कोई कहीं उस पर गाय चरा रहा है, कोई वहाँ झोपड़ी लगा के रह रहा है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा किसी न किसी के कब्जे में है। बड़ा जो प्लॉट है जो सरकारी दृष्टिकोण में, जैसे HEC का भी जमीन आप धुरवा में चले जाइएगा तो वैसे वैसे जमीन में भी झुग्गियाँ लगी हुई है जगन्नाथ मंदिर के सामने। तो अगर लेकिन जरूरत पड़ेगा तो चूंकि वहाँ पे बसेरा है झुग्गियों का, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहा जाए कि नहीं वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, तो इस पर भी सरकार देख रही है कि उस पर क्या किया जाए। लेकिन रिम्स 2 का जरूरत है कि नहीं? आप रिम्स में जाइए ना, रिम्स की स्थिति आज तो एक बहुत ही शानदार मामला हाई कोर्ट में आया है, और उस हाई कोर्ट में रिम्स के बेहतरी के लिए एक निर्णायक जजमेंट भी आया है कि 3 लोगों का बॉडी जो है रिम्स को गवर्न करेगी और उसका मॉनिटरिंग करेंगे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो रिम्स में इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, इतने मरीज का आगमन हो गया है कि रिम्स के अलावा रिम्स 2 की ज़रूरत है, और आधुनिक रिम्स 2 की ज़रूरत है, जिसके लिए आज हमको बाहर जाना पड़ता है। आज हमको गंगाराम अस्पताल दिल्ली, तो कभी हम लोगों को पंजाब जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? कि हमारे पास उस तरह की आधुनिक व्यवस्था नहीं है, ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। 6 साल कम पड़ गए धीरज चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए? बिल्कुल कम पड़ेगा ना, जो अव्यवस्था फैलाई हुई थी उसको पटरी पर लाने में समय लगेगा। और कुछ चीजें तो धरातल पर जब दिखने लगी तब लोग मानना शुरू किए, जैसे सिमरटोली का फ्लाईओवर, काटाटोली का फ्लाईओवर। तो ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं जब स्थिर होती है ना तो दिखना शुरू हो जाएंगी और आगे भी दिखेगी। ये रिम्स 2 जब बन जाएगा तो दिखने लगेगा। चलिए एक बार प्रवास कम शब्दों में रखिएगा। कम शब्दों में देखिए सारिफ, रिम्स 2 का कहीं विरोध नहीं है। रिम्स में जिस तरह से अगर सरकारी आंकड़ा आप देखेंगे तो 1,12,63,161 मरीज आउटडोर से आते हैं, इलाज करा के चले जाते हैं। अगर देखा जाए 4 करोड़ की आबादी में मात्र 8544 डॉक्टर हैं। तो यहाँ तो आप नियुक्ति के लिए आए थे, तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब कर रहे थे। अभी धीरज जी बहुत अच्छा बात बोले कि बहुत अच्छा आया है कि माननीय कोर्ट का पहल है, क्योंकि यहाँ आप उस चीज को देख रहे हैं। आपके जो पार्टी में, जो आपके गठबंधन में कांग्रेस है, उनकी स्थिति क्या है। आज अगर रिम्स में अगर देखा जाए तो लंबे टाइम पे मतलब रिम्स को कंप्लीट नहीं और भी गेस्ट है प्रवास और 5-23 सेकंड सारी
उसके बाद आप देख लीजिए रिम्स का प्रशासन अब मंत्री में जिस तरह से ठना हुआ है। रही बात रिम्स 2 के बारे में, तो रिम्स 2 में भी आप अपने ही गठबंधन में देख लीजिए, माननीय कृषि मंत्री के फादर जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी तो विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज को आप अपने में समन्वय कर लेते, उसके बाद देखते, उसके बाद बोलते। आप सीधा आप सीधे विपक्ष के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके गठबंधन में ही गांठ है, जो आप उस चीज को देख रहे हो, उसको तो पहले समझिए। सागर विरोध करना और ध्यान आकृष्ट कराना में अंतर होता है, इसको कब समझिएगा आप लोग। अगर कुछ मामले हैं जिस पर गठबंधन ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, सागर से हम तानाशाह थोड़ी है रघुबरदास जी। अच्छा, सागर से एक सवाल मत सागर, एक बहुत जेन्युइन बात आपके विधायक ने उठाई थी बजट सत्र के दौरान कि अधिकारी होमवर्क करके नहीं आते हैं। 391 सवाल पूछे गए थे, मात्र 39 सवालों के जवाब आए थे। क्या आपको लगता है कि इस बार वो होमवर्क देखने को मिलेगा, जैसा विपक्ष भी कह रहा लगातार कि तैयारी नहीं रहती है और हमको जवाब नहीं मिलता है? नहीं, देखिए, हमको नहीं लगता है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनको ज़रा भी कोई फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से। सदन में जो माननीय सदस्य चुन के आते हैं, जिसको जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी है, वो कहते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप व्यक्तिगत रूप से भी उनसे किसी समस्या को लेकर के बात करेंगे तो उनका रवैया बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले बार ये विषय उठा है तो हमको लगता है कि कुछ जवाबों की संख्या इस बार बढ़ेगी, लेकिन संतोषप्रद नहीं होगा। सत्र भी बहुत छोटा है, काफ़ी लंबा सत्र नहीं है, तो अधिकारी लोग भी ये एक मेंटलिटी रहता है कि अगली बार देख लिया जाएगा, अभी तो कुछ भी गोल मटोल जवाब दे करके चीज़ों को टालना चाहते हैं। तो लेट्स सी, अब हम लोग पहले से भविष्यवाणी कैसे करें कि इस बार क्या देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि संवेदनशील रहें अधिकारी, मामलों की गंभीरता को समझे, उसके इम्पोर्टेंस को समझे और उचित जवाब समय पर दें। चलिए अख्तर अली साहब, यही सवाल आपसे है। ये तो विपक्ष की नाराज़गी हमेशा से रहती है कि भाई जो सवाल पूछते हैं उसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अधिकारी पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं, उन्हें निर्देश भी दिया जाता है बार बार। देखिए, अधिकारी सवाल पूछने के लिए 2 दिन पहले बॉक्स में लोग डाल देते हैं कि हमको ये सवाल लेना है, अधिकारी उस का जवाब लेकर के आते हैं। लेकिन देखा यह गया कि विपक्ष के लोग कई एक बार ऐसा देखने को मिला है, सवाल कर रहे हैं, उस बीच में हंगामा में ही ज़्यादा झारखंड का सत्र बर्बाद होता है और जवाब दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं दिया जाता है, लेकिन आपने जो सवाल किया, एक सवाल, अब जेडीयू का ही बात लीजिए तो 1 मिनट उनको टाइम मिलता है। 1 मिनट में आपने सवाल जो किया उसके बाद में 10 सवाल और कर दिया आपने, तो वो सवाल में तो आ जाता है, लेकिन वो तो सूचीबद्ध नहीं रहता है ना। उसी तरह आंसू को जो एक विधायक 1 मिनट का टाइम मिलता है, हमको 16 मिनट का सबसे ज़्यादा जेएमएम को मिलता है, जो जितना विधायक उसका अनुसार लोगों को समय मिलता है। अब आप विधायकों का सवाल का तरीका देखिएगा कि आपको अगर 1 मिनट का टाइम मिला तो 1 मिनट में एक सवाल तरीके का जनमुद्दों पे अपने क्षेत्रों का बात को रखें। अब जयराम रमेश जी का आप सवाल जब देखेंगे तो पूरा झारखंड का हर मसले पे वो सवाल चाहते हैं। तो ऐसा जयराम रमेश जी, सॉरी जयराम महतो जी, हाँ जयराम महतो जी, सॉरी। तो इस तरह से नहीं होता है। सवाल आपको अगर देना है, आपको 1 मिनट का टाइम मिला है, 1 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सवाल कर सकते हैं और सवाल आप पहले प्रेषित किए हुए रहते हैं कि हमको इस चीज़ का जवाब चाहिए। लेकिन जब वहाँ सदन में जब आप खड़े होते हैं तो पूरा झारखंड का विवरण उनको चाहिए, मतलब इतना सवाल उनका रहता है और बोलते हैं, उसके बाद में सदन में तो रिकॉर्ड हो जाता है कि इतना सवालों का जवाब नहीं मिला हमें। आप जो सवाल लिए हैं, और जाहिर सी बात है कि ये अध्यक्ष का ऊपर में होता है कि किन सवालों को हमको लेना है। अगर 5-6 सवाल एक ही सवाल को 5-6 सदस्यों में लिया है तो जो सबसे पहले उसमें रखता है ड्रॉप बॉक्स में, जो सबसे पहले जिसका आता है उसको लिया जाता है सदन में जवाब के लिए। अब 5 लोग अगर एक ही सवाल को अगर डाला है तो 4 लोग का जाहिर तौर पे उस सवाल को नहीं लिया जाएगा। अब सवाल लिया गया है कुछ और वहाँ पर जवाब आप सवाल और वहाँ पर जा कर के 10 और सवाल कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे आपको जवाब तो उस तरह से नहीं मिलेगा। अब आने वाला समय में झारखंड के लिए ये सरकार जो नया 2030 का जो विज़न लेकर के चली है कि शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो 2030 में जो दिखेगा ये शिबू सोरेन जी का
जो सपना था वो सपना किस तरह से 2030 में आने वाले दिनों में नया 7 यूनिवर्सिटी, 10 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, रिम्स 2, अत्याधुनिक रिम्स 2 जो बनेगा, लोग जो बाहर जाते हैं दूसरे प्रदेशों में इलाज के लिए जाते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 300 बेड से आज 2200 बेड, 40 विभागों का रिम्स हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को सुधार नहीं दिखता है। सदर अस्पताल जो सिर्फ इनके समय में, जब ये 15 साल शासन में थे, तो बच्चों का इलाज वो भी छोटा मोटा और मातृ सेवा के अलावा जितना भी होता था आप रिम्स में रेफर कर देते थे। आज उन्होंने क्या सदर अस्पताल में कैंसर का इलाज हो रहा है। नहीं, वही बता रहा हूँ, उनको विश्वास नहीं किया तभी ना उनको विपक्ष में हाँ, बैठा दिया। आपने क्या किया? तो मैंने किया ना, वही बताइए, वही हाँ, बताइए। वही बता रहा हूँ। एक बार हम 100 से 500 बेड का सदर अस्पताल बना दिया हमने, और कैंसर जैसा इलाजों का भी। और भी गेस्ट हैं, प्रवास साहब का रुख कर रहे थे। प्रवास साहब जो बातें बोल रहे हैं अख्तर अली साहब जो सत्ता में है कि भाई आप लोग सवाल पुट ऑन करते हैं लेकिन हंगामों में, और सकारात्मक भूमिका की आप लोगों को उम्मीद की जाती है, लेकिन हंगामों की भेंट चढ़ जाता है सत्र। देखिए सारिफ, तरीके से सवाल रख दीजिए। देखिए सारिफ, हम लोग टीवी में बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य जो चुन के गए हैं वो एक लॉ मेकर की भूमिका में सदन में। आज जाहिर सी बात है, जब वो इलेक्ट होके गए हैं तो जनता के मुद्दा को बात करेंगे, और आप कितना सकारात्मक भूमिका पे रहते हैं जनता को संतुष्ट करने के लिए, माननीयों को संतुष्ट करने के लिए, ये आपका एक सत्र का अवधि देख के बताया जा सकता है। अगर सत्र की अवधि है, जाहिर सी बात है, सागर जी ने सही बोला, माननीय सरयू राय जी ने भी ये बात उठाया था, क्योंकि पिछला ये आंकड़ा ही बता रहा है कि सवाल से सरकार कहीं ना कहीं आप पीछे हटती है। माननीय मंत्री भी, अगर अधिकारियों के कंधे पे अगर इस चीज़ को रख के अगर बंदूक चलाना है माननीय मंत्रियों को, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए कि ये सरकार कितना जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर है तो उसको सुनिश्चित तौर पे एकदम जो भी अगर सवाल माननीय उठाते हैं तो उसको उठाना चाहिए, और जो वादा किए थे उसको धरातल पे लाने के लिए सही दिशा पे करना चाहिए। देखिए, टीवी पे बोलकर ये सब चीज़ नहीं होता है कि हम उसके कंधे पे रख दिए बाहर और किनारे हट गए, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर चुन के आए हैं, जनता ने आपको मत दिया है, आपको एक सत्ता का चाबी दिया है, तो आप जिस तरह से वादा करके आए हैं तो अपने वादा को धरातल पे उतारिए ना। आपको बार बार, विपक्ष का काम ही है कि आपको बार बार आईना दिखाएगा कि भाई आपने जो कहा था उस चीज़ को देखिए। बार बार रिम्स के बारे में बोल रहे थे, तो रिम्स के बारे में कांग्रेस के साथी जो बोल रहे थे, तो कांग्रेस के साथी को कम से कम अपना आंकड़ा भी तो रखना चाहिए कि हमारे पास लंबा कार्यकाल इसका मंत्रालय पे रहा, फिर भी क्यों रिम्स अपग्रेड नहीं हो पाया। आज जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री है, क्यों प्रशासनिक अधिकारी से उनकी टट्टी हुई। आप देख लीजिएगा रिम्स में आप जाके देख लीजिए, आज भी जो कार्डियोलॉजिस्ट, एंट्रोलॉजी जाकर के देखिए, रिटायर हो गए हैं, अभी तक नहीं, अभी भी आवेदन पड़ा हुआ है लंबी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। देखिए क्या बात करना, क्या सामने सच है, डेटा के साथ आपको रख रहे हैं। कौन से विभाग अध्यक्ष आपके रिटायर होने के बाद किसकी नियुक्ति हुई है? बेड बना दिए, चलिए जवाब धीरज, आपके सारे जवाब धीरज सवाल उठा दिया ना प्रवास साहब, आपने धीरज का जवाब दे धीरज बोले 6 धूमिल करना है वादा करके। चलिए प्रवास साहब, आपके सवाल का जवाब धीरज के पास है, शायद धीरज शायद आप जवाब देना चाह रहे हैं प्रवास जी का। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं, हम आईना दिखाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि झारखंड की जनता इनको लगातार विपक्ष में रखे और लगातार हमें ये आईना दिखाते रहे और हम काम करते रहे। जैसे हमने 19 से 24 काम किया, झारखंड की जनता ने मेरे काम को स्वीकार करते हुए 24 में मुहर लगाई। फिर उन्होंने 29 तक की जिम्मेदारी सौंपी है कि आप मेरा सेवा कीजिए, झारखंड का विकास कीजिए, हमारा झारखंड को आगे लेके बढ़ाइए। हम उस पर काम कर रहे हैं, और अभी हम बताना चाहेंगे, बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग राजधानी में 3 फ्लाईओवर अभी बना है। 2 स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, 1 सेंट्रल का प्रोजेक्ट था। तीनों धरातल पर उतर गए, तीनों पर काम हो रहा है। सारिक जी, उसी प्रोजेक्ट में अब कांटा टोली से सिमट टोली को जोड़ने के लिए कि किसी को फ्लाईओवर से नीचे न उतर के रैंप से और सीधा कनेक्ट कर दिया जाए, और जिसको नीचे जाना है वो नीचे जाएगा, उस पर काम शुरू हो चुका है। राजधानी में 12 फ्लाईओवर और प्रस्तावित हो चुका है, और भरोसा के साथ कह सकते हैं कि 2030 तक वो धरातल पर आपको उतरा हुआ नजर आएगा। इस पर काम शुरू हो गया। अगर इसकी सूची कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये हो सकता है कि ये हमारे विपक्ष के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, या कह सकते हैं विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता जो बैठे हैं, उनके नज़र में भी होगा। आगे का जो हमारा
तैयारी है कि 7 नया यूनिवर्सिटी खोलना है, 10 तकनीकी संस्थान खुलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम पलायन पर निर्भर हुआ करते थे, स्नातक तो यहाँ से कर लेते थे झारखंड से, लेकिन अगर उच्च शिक्षा के लिए हमें बाहर का मुंह देखना पड़ता था कि कौन से राज्य में जाएं, किसके राजधानी में जाएं कि जहां से हमारा पढ़ाई पूरा होगा। आज हम लोग उस स्तर पर, और पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय भारत का झारखंड में बनने जा रहा है, जिसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। रिम्स 2 के बारे में हमने बता दिया कि जब ट्रांसप्लांट जैसी नौबत आ जाती थी तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। रिम्स 2 बनाने के पीछे पर्पस यही है कि हम लोग रिसर्च करेंगे, इनोवेशन होगा, और हार्ट, किडनी और लंग्स ट्रांसप्लांट रोबोटिक सर्जरी के लिए हमें दूसरे जगह, दूसरे राज्यों के अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति झारखंड में धीरे धीरे बनते जा रही है, वो भी अपने मैनेजमेंट से। अगर हमें सहयोग मिलने लगे, जितना ज़्यादा हमें आईना दिखाया जा रहा है, उतना ही यहाँ से बैठ के अपने पार्टी के केंद्र सरकार को आईना दिखाया जाने लगा कि भैया 1,40,00,000 करोड़ रुपया जो आप रखे हुए हैं झारखंड का, दे दीजिए रॉयल्टी जीएसटी का पैसा, तो इसमें तेजी और आ जाएगी और ज़्यादा सहयोग हम लोग को मिलेगा। तो हम आशा करेंगे, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सहयोगी दल आंसू के हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी सुनता नहीं है। फिर भी हम आग्रह करेंगे, सुनता नहीं है फिर भी कहिए, और सड़क से सदन तक तो पहले आप भाजपा को बात सुनाने के लिए आंदोलन कीजिए। झामुमो आपका बात और सरकार आपका बात तो ऐसे ही सुनने के लिए तैयार है। जो आप कहते हैं हम लोग उस पर नजर रखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जब बेकार और बकवास बात कीजिएगा तो कौन सुनेगा? जनता नहीं सुन रही है तो और दूसरा कोई सुनेगा? विपक्ष में रहते हुए कह रहे काम नहीं हो रहा है, तो प्लानिंग, विजन, एम सब बता रहे हैं धीरज जी कि कैसे क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। बड़ी बड़ी घोषणाएं तो बताएं इन्होंने। हम लोग धरातल पर है, आपके पास हम लोग भी है ना, आप मांगिए कि जो हम बोल रहे हैं 2030 तक भाई कम से कम सूचना आयुक्त का नियुक्ति तो करवा दीजिए। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए हम तो बोल रहे थे, लेकिन राज्य में सूचना आयुक्त का नियुक्ति भी तो करवा दीजिए। बार बार माननीय अच्छा सागर को हमने कम वक्त दिया, हमने कहा है उसका प्रामाणिकता भी हम लेके घूमते हैं। मतलब वही हमने तो बता कुछ कहा है तो प्रामाणिकता लेके बोल रहा हूँ। अच्छा अगर आप बोलना सागर को कम वक्त मिला है? सागर को हम आपको महिला आयोग की अध्यक्ष। अच्छा परवास साहब सागर को कम वक्त में। सागर हमने जैसे ही बोलना शुरू किया तुरंत ही लोग उसका जवाब, मैं चुप करा रहा हूं आपको बोलने नहीं, ये दर्शाता है हमारे मित्र सागर जी बोले कि घोषणाएं तो होती रहती है, तो सागर जी का व्हाट्सएप नंबर हम ले लेंगे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन उसको उनको भेज देंगे। जब धरातल पर काम शुरू हो जाता है ना तो योजना नहीं रुकती है। वो योजना अच्छा उनको मुकम्मल करने। सागर काम बोलता है, प्रवक्ता कम बोले, काम अधिक बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा राज्य की जनता को। तो हम नंबर इनको उपलब्ध करा भी देंगे। 2030 फ्लाईओवर से आप खुश हैं कि नहीं बताइए। 2030 तक 12 फ्लाईओवर के बारे में बता रहे हैं कि बन जाएगा, तो हम लोग भी देखेंगे कि बन जाए, लेकिन समय की मांग है, बनाना पड़ेगा। अभी जो राज्य का मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पर है। इन्होंने बताया कि बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या क्या योजना बना रहे, लेकिन वो सब धरातल पर उतर जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। अभी तो क्या है कि रोजगार का जो बेरोजगारी भत्ता का सरकार ने घोषणा किया था वो भी नहीं मिल रहा। अभी आंसू के नेता ने कहा, हम भी उनकी बात से सहमत हैं। आपने भी तुरंत हमें कहा कि आरटीआई का आपको अधिकार है, आप सूचना ले लीजिए, लेकिन हमको सूचना देगा कौन? आपने तो ना सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की, न मुख्य सूचना आयुक्त का आपने नियुक्ति किया। और इसी तरह नेता प्रतिपक्ष के कई दिन हो गए नियुक्ति के, उसके बाद भी विभिन्न आपने आयोगों का गठन नहीं किया। इस पर किसी तरह की संवेदनशीलता सरकार ने नहीं दिखाई, और यही नहीं, कोर्ट को भी लगातार गुमराह करने का काम सरकार ने किया। तो हमको लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ना हो, धरातल पर काम हो, जिस बॉडी को कंस्टिट्यूट करना है वो सारा कंस्टिट्यूट हो जाए, और राज्य की जनता का भला होगा तो निश्चित रूप से हमें भी खुशी होगी विपक्ष के तौर पर कि जनता ने जिसे चुना उन्होंने अच्छा काम किया, और अदरवाइज हमें आईना आपको दिखाते रहना पड़ेगा। चलिए समय समाप्त हो गया। प्रभात साहब बहुत शुक्रिया आपका, अख्तर अली साहब बेहद शुक्रिया आपका, धीरज आपका बेहद शुक्रिया, सागर बेहद शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया है।